हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दोस्तों, सबसे पहले नजर मारते हैं कि सिलेबस के हिसाब से किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं पिछले 5-6 सालों में। तो जो मेंस का आपका सिलेबस है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स का ही नहीं, जो 3-4 सीलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, बल्कि जो मेंस का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, मैंने उसके हिसाब से कैटेगराइज किया किया है कि किस ईयर में कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस तरह से मैंने पूरा डिवाइड किया है आपके सिलेबस को। और उसमें देखा है कि प्रीलिम्स में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 3 टॉपिक से हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दूसरा सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू जो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन 3 टॉपिक से जो भी पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से हम अगली और जो आने वाले 4 दिन हैं, इसमें हर टॉपिक को हम कवर कर लेंगे और हम देखेंगे कि कितने सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पिछले 5-6 सालों में। दोस्तों, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो लेक्चर सीरीज है वो हम क्यों ले रहे हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि दोस्तों, सिलेबस तो दे दिया है एचपीएस ने, उससे ये पता चलता है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी डेप्थ में जाना है, उस टॉपिक में आपको क्या चीजें कवर करनी चाहिए, क्या डायमेंशंस कवर करनी चाहिए, ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं। तो उनसे आपको पता चलता है कि हाँ, हमें इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें से सिर्फ एक सवाल पूछा गया, तो इससे पता चल रहा है कि इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह से कितनी डायमेंशंस हमें पढ़नी है, कितनी डेप्थ में जाना है, किस तरह के सवाल आते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता चलती हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इन 3 टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द बेस ईयर फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन इंडिया ड्यूरिंग 2012-13। ये 2013 में पूछा गया सवाल था। उसमें पूछने के बेस ईयर क्या लिया गया फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन इंडिया ड्यूरिंग 2012-13। तो बेस ईयर का क्या मतलब होता है? बेस ईयर जिस ईयर के हिसाब से आप सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ए 1993-94, बी 1999-2000, सी 2004-5, डी 2009-10। दोस्तों, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना, कि आप कोई चीज ऐसा मिस ना कर दें और गलत ऑप्शन आप मार्क करके आ जाए। तो पूछने के बेस ईयर क्या लिया गया था फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन द ईयर 2012-13 में, 2012-13 में क्या बेस ईयर लिया गया था जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का क्या मतलब हुआ? जिसमें हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सक्लूड करते हैं और एक बेस ईयर के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। बेस ईयर में जो प्राइसेस थे उनके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो वो बेस ईयर क्या था दोस्तों, बताइए। बेस ईयर वाज 2004-5। तो आंसर इज सी। 2004-5 के प्राइस लेवल्स के हिसाब से उसको बेस ईयर रखकर हमने 2012-13 में अपना जीडीपी एस्टिमेट किया था एट कांस्टेंट प्राइसेस।
क्वेश्चन नंबर 2, recently the government of India has decided to revise the base year for estimating the GDP from, ये 2014 में पूछा गया था कि बेस ईयर का रिवीजन हुआ है तो उसमें क्या चेंज हुआ है। पहला है 2001-2 से 2010-11 किया गया है, 2004-5 से 2013-14 किया गया है, 2004-5 से 11-12 या फिर 2001-2 से 2011-12। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है तो सपोज कीजिए कि आपको ठीक आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि पहले जो जीडीपी एस्टिमेट होती थी उसका बेस ईयर था 2004-5, है ना। आपको मान लीजिए इतना ही पता है कि 2004-5 जो था वो बेस ईयर था, तो आप उससे दो जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो 2001-2 वाला, ये तो नहीं हो सकता, ये जो है जीडीपी एस्टिमेशन के लिए कभी भी 2001-2 को तो नहीं रखा गया है, था तो 2004-5। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं कि 2004-5 से 2013-14 किया गया है या 2004-5 से 2011-12 किया गया है। इसमें से कौन सा है जिसको जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए किया जाएगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है ये 2014 के एचपीएस प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि जो करंट ईयर में सवाल पूछा जाए और जो जीडीपी का जनरली बेस ईयर होता है वो भी बिल्कुल वही ईयर हो। जो करंट ईयर होता है जनरली वो जो है यूज नहीं होता है जीडीपी एस्टिमेशंस के लिए। जनरली जो उससे 1-2 साल पहले का होता है वो लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2021 के प्रीलिम्स में या 2022 के प्रीलिम्स में अगर सवाल पूछा जाए कि बेस ईयर का क्या रिवीजन हुआ है, तो मान लीजिए कि 2011-12 से सरकार कुछ रिवाइज कर दे फिर से, तो ऐसा नहीं है कि वो रिवाइज करेगी सीधे 2021-22 पे ले जाएगी, उससे 1-2 साल पहले का रखेगी जहां पे आपके पास फुल प्रूफ डेटा अवेलेबल है। क्योंकि 2021-22 का जो डेटा अभी आएगा वो एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, वो आपका एक एस्टिमेशन होगा कि इन्फ्लेशन का क्या रेट होने वाला है, ये महंगाई दर क्या होने वाली है। तो आप हमेशा उससे 1 साल 2 साल पहले का जो बेस ईयर है वो चूज करते हैं। जैसे हो सकता है कि सरकार 2011-12 से 2017-18 को बेस ईयर कर दे या 2018-19 को बेस ईयर कर दे, जब आप वो कैलकुलेट करें जीडीपी किसमें 2022 में। तो इसलिए तब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं। कहने को तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस है, बट इसमें भी आप थोड़ा सा गेस मेकिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 2004-5 तो ईयर था, ये तो पक्का पता है, तो आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, बचे ये दो ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा हो सकता है 2014 में पूछा जा रहा है, तो आप वहां थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका होना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका डेटा अभी आना, इन्फ्लेशन का डेटा आना कि क्या प्राइसेस रहेंगे वो थोड़ा मुश्किल है। तो सरकार क्या लगा सकती है कि 2011-12 को बेस ईयर बना सकती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 2004-5 से चेंज किया गया था बेस ईयर को 2011-12 किया गया था। अभी भी 2011-12 है, उसकी रिकमेंडेशन चल रही है कि इसको 2017-18 कर दिया जाए। दोस्तों इस तरह से आप एलिमिनेशन की टेक्निक से और लिमिटेड नॉलेज की मदद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2018-19 इन द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का क्या अनुमान है? पहला ऑप्शन है 6.3% से 7.1%, दूसरा ऑप्शन है 7.2% से 7.5%, थर्ड ऑप्शन इज 7 to 7.5%, फोर्थ ऑप्शन इज 7 to 7.2%। इन चारों में से क्या जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे वो डॉक्यूमेंट है जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं एवरी ईयर। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है? इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर निकला है इसमें कैसी हमारी ग्रोथ, या कहना चाहिए हमारी इकोनॉमी की हालत, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की हालत क्या रही है, और जो आने वाला कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब जैसे 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है तो वो 2020-21 का बताता है, साथ में जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है 21-22 उसका बताएगा कि इकोनॉमी की क्या कंडीशंस रहने वाली है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये होता है इकोनॉमिक सर्वे।
तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने एस्टिमेट किया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा 2018-19 का। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे सामने रखे। दोस्तों ऐसे जो सवाल हैं उसमें तुक्का मारना या गैस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप देखिए क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो इतने पास है कि 6.3% से 7.1%, 7.2 से 7.5%, 7 से 7.5% या 7% से 7.2%। तो इसमें जो गेस वर्क है वो नहीं चल पाएगा, और आपको जब एक्यूरेटली पता हो, आपको करेक्ट आंसर पता हो, आपको तभी ही सिर्फ ये इस पर जो है ऑप्शन को टिक करना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, 7 to 7.5%। दिस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको क्या आप उनको मार्क कर पाएं, सही ऑप्शंस को मार्क कर पाएं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के खासकर जो इकोनॉमिक्स में है, तो चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे वो बजट हो, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे काफी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एचपीएस का प्रीलिम्स हो, चाहे वो किसी भी और स्टेट पीसीएस हो या इवन यूपीएससी हो, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आप क्या करेंगे कि जब भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है तो कोई भी जो समरी, जैसे हम लोग भी आपको पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे होगा, बजट होगा, तो उसमें से जो भी फैक्ट्स हैं आप उन फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या क्या कहना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, सेक्टोरल आप कंपोजिशन याद रखिए कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, उन्होंने अगर उनकी ग्रोथ रेट बताए हैं तो उनको आप याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट के कुछ अगर उन्होंने रेट्स दिए हैं तो उसको आप जरूर से अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए। तो इस तरह से जो भी फैक्ट्स पेश किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में आता है कि किस स्कीम को कितना पैसा दिया गया है, किस स्टेट को में कोई नई स्कीम शुरू की गई है, तो इस तरह के जो भी फैक्ट्स हैं आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जो है अलग कर लेने हैं, एक नोटबुक में लिख लेने हैं, जो जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन करें तो आप जो है उनको रिवाइज कर पाएं। 1-2 पेजेस में आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है तो जरूरी है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठी हुई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल पोजीशन आउट ऑफ 187 कंट्रीज एज पर यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। 2011 की यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी's यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हर साल अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेकर आता है, उसके हिसाब से इंडिया की क्या पोजीशन है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारी पोजीशन 119 है, 134 है, 143 और 137। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 134। तो 2011 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक थी 134। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों? इससे हमें यह पता चल रहा है कि चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हो या जो भी और इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे जेंडर एम्पावरमेंट मेजर है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस तरह के जो भी इंडेक्सेस हैं, इन सब को हमें देखना है कि कौन पब्लिश करता है और इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, और टॉप 3 रैंकिंग्स आप याद रखेंगे या टॉप रैंकिंग क्या है, और बॉटम पे कौन, बॉटम रैंकिंग्स क्या है। तो इस तरह के जो भी इंडेक्सेस पब्लिश हो रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि इसको कौन पब्लिश करता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इंडिया की क्या रैंक है। साथ में आप ये भी ध्यान देंगे कि मान लीजिए 2021 में कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसमें इंडिया की क्या रैंक थी, और इससे पहले प्रीवियस एडिशन में मान लीजिए 2020 में पहले रिपोर्ट आई थी या 2019 में आई थी तो उसमें इंडिया की क्या रैंक थी। तीसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि टॉप 3 में कौन है, और चौथी चीज कि बॉटम 3 या बॉटम पे कौन है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
तो आप उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे, आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो भी इंडेक्सेस है आपको ये 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, HDI is measured with reference to। 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसके रेफरेंस में मेजर किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या क्या इसमें पैरामीटर्स या क्या डायमेंशंस कवर होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, रियल जीडीपी पर कैपिटल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड मॉर्बिडिटी। तो इसमें से कौन कौन से डायमेंशन जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन से क्या है आपके पास। ए ऑप्शन क्या कह रहा है 1 and 4 आर करेक्ट, बी ऑप्शन कह रहा है 2 and 3 आर करेक्ट, सी ऑप्शन कह रहा है 3 and 4 आर करेक्ट और डी ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन सी डायमेंशंस देखता है और उन डायमेंशंस के लिए कौन से इंडिकेटर यूज करता है। पहली डायमेंशन जो HDI की होती है वो क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरी डायमेंशन क्या है कि नॉलेज, और तीसरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इन तीनों डायमेंशंस पे वो मेजर करता है। इनके लिए क्या इंडिकेटर्स यूज करता है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए क्या यूज होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और नॉलेज के लिए क्या यूज करते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जानने के लिए क्या यूज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं इन 3 डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कौन कौन से हैं जो हमारे पास हम देख रहे हैं इसमें। एक तो रियल जीडीपी पर कैपिटा, बिल्कुल जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जिससे हम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को मेजर करते हैं। तो हमने देखा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है ये कहीं भी नहीं हमने यूज किए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी 2 and 3 आर करेक्ट। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को आपने क्या देखा कि जो इंडेक्सेस हैं, खासकर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसी तरह से जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कोई भी ऐसा इंडेक्स है, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर हो, PQLI हो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है, कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम। तो कोई भी जब आप इंडेक्स पढ़ें तो वो इंडेक्स किस चीजों से मिलके बना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज किए गए हैं। फिर उसमें आप नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे कि ग्लोबल रैंकिंग क्या है, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या थी, टॉप में और बॉटम पे कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड्स टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें पूछ लिया गया कि टॉप 3 में कौन है। तो आपके सामने क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन इज नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, बी इज ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड डेनमार्क, सी इज स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, एंड डी इज स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे। करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्रीज हैं जो 2016 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो टॉप 3 में थी। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी साल वो पूछ रहे हैं कि इंडेक्स में क्या पैरामीटर्स यूज किया जाता है। किसी ईयर में पूछ लिया कि इंडिया की क्या रैंकिंग थी, किसी बार पूछ लिया कि टॉप 3 में कौन था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आए कि बॉटम 3 में कौन सी कंट्रीज थी, या इंडिया की पिछली रैंकिंग और इस रैंकिंग में कितनी पोजीशंस का चेंज आया है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स और फैक्टर्स
आर नॉट यूज्ड, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, ये पूछ रहे हैं कि नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी पर कैपिटा, मॉर्बिडिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड तो आप देख चुके हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आता ही है, जीडीपी पर कैपिटा हम यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं? मॉर्बिडिटी को यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो दोस्तों एक जैसे हमने कैटेगराइजेशन हम जनरली करते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या डेवलपिंग नेशंस हम कहते हैं। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप कहें तो आप उनके लिए क्या इंडिकेटर्स यूज करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज में आप क्या बताएंगे कि कैसे डेवलप्ड हैं, और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनको आप कैसे देख के बता सकते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो उसी के लिए पूछ रहा है कि कौन से इंडिकेटर जो है वो यूज नहीं किया जाता है, नॉट एन इंडिकेटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप कोई कीवर्ड मिस कर दें और आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएं। इसमें पूछेगा नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो जो लो डेवलप्ड कंट्री होगी या अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी वहां क्या होगा? लो पर कैपिटा इनकम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, लो पर कैपिटा इनकम होगा, तभी तो वो डेवलपिंग कैटेगरी की श्रेणी में, उसकी कैटेगरी में आया है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे आप इंडिया देख लीजिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है हमारा? हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? हाई है। लो प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर, तो ये क्या होगा? लो प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आप अगर इंडिया में उठा के देखें तो क्या है कि ज्यादातर जो लेबर फोर्स है वो कहां पर है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि यार लो प्रपोर्शन नहीं बल्कि हाई प्रपोर्शन होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, ऑब्वियसली जो नॉलेज लेवल्स हैं, जो लिटरेसी लेवल्स हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले कम ही होगा, मतलब हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। भाई लो प्रपोर्शन नहीं होगा, हाई प्रपोर्शन होगा ऑफ लेबर फोर्स इन दी प्राइमरी सेक्टर, है ना। आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर होता है कि जो लेबर फोर्स है वो बहुत कम होती है जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, बल्कि कहां पर होती है? वो सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर में लगी होती है। उनके एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में या माइनिंग में कम लोग काम कर रहे होते हैं, बल्कि जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं या कहीं हाई एंड प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ना कि प्राइमरी सेक्टर में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज हमने देखा इन 2-3 टॉपिक से कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उससे हमने अंदाजा लगाया कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से और आगे के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।